हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आज का हमारा जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से उसकी केमिकल रिएक्शंस। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन या रिएक्शन पढ़ाई थी जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न कर रहे थे। बर्न करना इज़ ऑल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है। इस तरह से उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स थे वो बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बना रहे थे। ठीक है, आप अगर चाहें तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है काफ़ी अच्छे से। तो अब आगे की जो रिएक्शंस हैं यानी जो आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से जो रिएक्शंस हैं जो कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से मैं कुछ रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप आज के वीडियो में हम सारी रिएक्शंस कवर कर लेंगे एक्सक्लूडिंग दैट बर्निंग रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो कि आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगी। तो पहली रिएक्शन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन से नाम से पता चल रहा है जैसे किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कोई एक एटम है, यहाँ दूसरा एटम है, ये आया, इसको हटाया और इसकी जगह ले ली। तो इस तरह से अगर कोई कंपाउंड में कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस करता है, दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं उसे। तो इसमें एक रिएक्शन हम बता रहे हैं जैसे कि सपोज दैट हमारा हाइड्रोकार्बन है CH4, दिस इज नोन एज, एक कार्बन को कहते हैं हम लोग मैथेन, मीथेन कहते हैं। और अगर हम इस मीथेन का रिएक्शन करा देते हैं Cl2 से, क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो इसका एक H और इसका एक Cl, HCl करके यहाँ से निकल जाता है और इसका दूसरा Cl यहाँ बचा CH3 उसके साथ अटैच हो जाता है और बनाता है CH3Cl। दिस वन इज नोन एज मिथाइल क्लोराइड, इसको कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। आयुपैक नेम में इसका अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे क्लोरो, दिस वन इज क्लोरो पहले आ जाएगा और एक कार्बन है तो देयरफॉर दिस इज नोन एज मीथेन। आयुपैक और कॉमन नेम को पहचानने का तरीका क्या होता है, इसके दो पार्ट मेन होते हैं। मेथ, तो यहाँ भी आपको मेथ दिख रहा है, दिस इज नोन एज रूट नेम, इसको रूट नेम कहा जाता है। एंड द सेकंड वन इज प्राइमरी सफिक्स। एन इन आइन का आना जरूरी होता है। अगर किसी कंपाउंड के नाम में एन इन आइन नहीं है इसका मतलब वो आयुपैक नेम नहीं है। जैसे मिथाइल क्लोराइड में कहीं भी एन इन आइन आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका आयुपैक नेम नहीं है। दिस वन इज कॉमन नेम एंड दिस वन इज आयुपैक नेम। तो आयुपैक नेम में दो चीजें जरूरी होती हैं, पहला रूट नेम होना जरूरी होता है एंड दूसरा प्राइमरी सफिक्स का होना जरूरी होता है। और प्राइमरी सफिक्स होते हैं एन, इन और आइन। ठीक है, नाउ अब ये जो CH3Cl बना यहाँ पर, इस CH3Cl का रिएक्शन अगर हम फिर से Cl2 से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दोबारा से कराते हैं तो इसका एक Cl फिर से एक यहाँ से H को रिप्लेस कर देता है और निकल जाता है HCl और यहाँ बनता है बचा CH2, यहाँ बचा CH2 और इसका एक और Cl इसके साथ जुड़ जाता है, बनता है CH2Cl। दिस वन इज नोन एज मिथिलीन क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी कहीं एन इन आइन नहीं दिख रहा है, मिथिलीन मिथाइल लिखा है बट इन लगा तो है, बट कहीं ना कहीं क्लोराइड जो है वो पहले नहीं लिखा है। क्लोरो जो ग्रुप होता है ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह लगता है, तो इसलिए ये भी कॉमन नेम हो गया। अगर इसका आयुपैक नेम लिखें तो दिस वन इज डाइक्लोरोमीथेन करके इसका नाम देते हैं। नाउ अब अगर बात करें, अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन बना है इसको यहाँ लिख लीजिए CH2Cl2 और इसका रिएक्शन फिर से Cl2 से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर से एक H, फिर से एक Cl यहाँ से HCl करके निकल जाएगा और यहाँ पर बचेगा अब आपका CH और एक Cl इसके साथ और जुड़ जाएगा और बन जाएगा CHCl3। इसको कहा जाता है क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म और इसका नाम हो जाएगा ट्राई, आयुपैक नेम हो जाएगा ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो देयरफॉर दिस वन इज नोन एज मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन करके इसको कहेंगे। और अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसका रिएक्शन अगेन अगर हम Cl2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक H फिर से निकलता है HCl करके और बन जाता है CCl4। दिस वन इज नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड करके कहते हैं। और यहाँ पर इसका आयुपैक नेम लिखें तो लिखेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं तो ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड होती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस ना हो जाएं।
एक एक करके सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं। लेकिन अगर बोर्ड में ये रिएक्शन आती है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो आपको सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है जब तक पूछा ना जाए। तो आपके लिए केवल पहला ही स्टेप सफिशिएंट है, यानी आप उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप पहले स्टेप को ही दिखा सकते हैं, जिसमें हम CH4 के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, किससे? क्लोरीन से। अगर यही क्लोरीन की जगह हम Br2 ले लें और ये रिएक्शन अगर हम डार्क में करा दें, कैसे में करा दें? डार्क में, क्योंकि Br2 की रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा? ये डार्क में ही आसानी से रिएक्शन कर लेगा और CH में H को एक एक करके रिप्लेस करेगा। इसमें हमें Cl2 भी लगाने की, इसमें हमें सनलाइट प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो आई होप ये सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी, जिसमें आपको अगर बोर्ड में लिखना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस बाई अनदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो इस तरह की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट होती हैं, और डिस्प्लेसमेंट में ध्यान दीजिएगा कि कोई एटम डिस्प्लेस होकर कोई दूसरा एटम उसकी जगह लग जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन की बात करें तो दिस वन इज एडिशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, एडिशन रिएक्शन। व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस? तो एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो। तो ठीक है, मतलब हुआ कि अगर हम एक रिएक्टेंट लिया और दूसरा रिएक्टेंट लिया, दोनों को आपस में रिएक्शन कराया और दोनों मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो दोस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब जुड़ जाना, अगर दो रिएक्टेंट आपस में जुड़कर सिंगल प्रोडक्ट बना दें। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। इस कंपाउंड को कहते हैं इथीन, इथीन कहा जाता है। तो अगर हम इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, इथीन रिएक्टेंट है, और जो निकेल दे रखा है दिस इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, नॉट कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, बट दे कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब स्पीड से होता है, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में केमिकली पार्टिसिपेट मतलब कंज्यूम नहीं होते हैं, बट रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ऐसे को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। अब होता क्या है कि इसमें एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो गया और उन पर क्या लग जाएगा? ये हाइड्रोजन के एटम्स लग जाएंगे, और वी कैन राइट हेयर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये बन जाएगा हमारा इथेन करके बन जाएगा। ठीक है, नाउ अगर हम इसी रिएक्शन को दूसरे, मतलब अगर यहां देखें दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको इथाइन कहा जाता है, कॉमन नेम इसका एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन। ठीक है, और अगर इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और हीट कर दे रहे हैं, तो होता क्या है कि इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां बचेगा CH डबल बॉन्ड CH और एक एक हाइड्रोजन इन पर लग जाएगा, तो हो जाएगा CH2 एंड CH2, दिस इज इथीन। और इथीन का फर्दर अगर हम हाइड्रोजनेशन फिर से करा दें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो आप देखेंगे फिर से इथेन बन जाएगा। तो अगर आप इस रिएक्शन को कंपेयर करें पिछली रिएक्शन से, जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हम कंपाउंड ले रहे हैं उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, जबकि पीछे वाला जो कंपाउंड हमने लिया था उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो आपके एल्केन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, और जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आपके एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। मतलब हुआ कि एडिशन रिएक्शन आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, मतलब जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, जबकि आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो वाले हाइड्रोकार्बन्स देते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हमारे पास कोई दूसरा कंपाउंड है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 से, ब्रोमीन से। ब्रोमीन का कलर एक्चुअल में ब्राउन होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, यानी ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और दोनों पर क्या लग जाएगा? यहाँ Br और Br, और इस जो Br का ब्राउन कलर है वो ब्राउन कलर कैसा हो जाएगा? यहाँ पर ब्राउन कलर
डिसअपियर हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम ब्रोमीन की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हम ब्रोमीन में इस इथीन गैस को पास कर दें, यानी हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली और इस टेस्ट ट्यूब में हमने ब्रोमीन भर लिया, दिस इज ब्रोमीन, और ब्रोमीन में अगर हमने इसमें इथीन गैस को पास कर दिया, किसी तरह से इसमें इथीन गैस को पास कर दिया पासिंग ट्यूब की हेल्प से, तो अगर हम इसमें इथीन को पास करेंगे तो धीरे धीरे इस ब्रोमीन का कलर कैसा हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कंपाउंड है वो हमारा कैसा है, अनसैचुरेटेड है। जबकि यहां पर अगर हम इथेन को पास करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ब्रोमीन का कलर कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंशिएट करें तो करने का तरीका क्या है, हम ब्रोमीन से उसका रिएक्शन करा दें। इफ द कलर डिसअपियर्स, अगर हो जाता है तो इट मींस इट इज अनसैचुरेटेड टाइप, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। और अगर उसका कलर बना रहता है, गायब नहीं होता है, इसका मतलब कंपाउंड कैसा है आपका, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ब्रोमीन के अलावा अगर हम एल्कलाइन KMnO4 का यूज भी करते हैं जिसका कलर होता है पर्पल, पर्पल कलर होता है, ये भी क्या होता है, अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसका पर्पल कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अल्कलाइन KMnO4 के साथ कैसे रिएक्शन होगी ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्लास 11th में इसका हाइड्रोकार्बन चैप्टर में रिएक्शंस हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अल्कलाइन KMnO4 का कलर भी जो पर्पल कलर है वो भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में आप केमिकली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसका सिंपल सा तरीका है, आप उसको ब्रोमीन से रिएक्शन करा दीजिए। अगर ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाता है इसका मतलब हुआ कि वो अनसैचुरेटेड है, कलर डिसअपियर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड है। और अगर हम अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कलाइन KMnO4 का पर्पल कलर डिसअपियर होता है तो अनसैचुरेटेड, और अगर डिसअपियर नहीं होता है तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा इस पार्ट से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इनमें से कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड है। तो अगर हम वेजिटेबल है ना ऑयल ले लें, वेजिटेबल ऑयल है ना, और इसका अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल तो इट विल कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी, यानी वेजिटेबल घी को या वेजिटेबल फैट को। इसका मतलब हाइड्रोजन इस पर ऐड हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये कंपाउंड कैसा होगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और अगर हाइड्रोजन इससे जुड़कर वेजिटेबल घी बना रहा है इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब अगर हम इन दोनों का रिएक्शन ब्रोमीन से करा दें, इसका ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें, इसका भी ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें, तो ब्रोमीन का कलर यहां पर क्या हो जाएगा, डिसअपियर, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसका मतलब दिस वन इज अनसैचुरेटेड। और अगर ब्रोमीन का कलर गायब नहीं होता है, यहां पर मिस नहीं होता है, इसका मतलब हुआ नॉट डिसअपियर, है ना, नॉट डिसअपियर, यानी ये इसका कलर गायब नहीं होता है, इसका मतलब डज नॉट डिसअपियर, ठीक है। तो अगर इसका कलर गायब नहीं होता है इसका मतलब दिस वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे हम वेजिटेबल घी और वेजिटेबल ऑयल में, फैट में डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सैचुरेटेड होता है और कौन अनसैचुरेटेड होता है। नाउ अगली रिएक्शन हमारी जो है, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बाद, फिर वो है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, तो हमारा इथेनॉल ले लिया हमने, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। और ये भी बोर्ड एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी पूछा जाता है। जैसे इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 और OH। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, ये जो रिएजेंट हमने यहाँ पर लिखा है ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहलाता है। इसके अलावा अगर हम इसमें अल्कलाइन KMnO4 कर लें, ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है जो ऑक्सीडाइज कर देता हो कंपाउंड को। तो वो क्या करते हैं, ये दोनों रिएजेंट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये बिग ब्रैकेट में जो आपका ऑक्सीजन जैसा लिखा है इसको कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन।
ये क्या करता है, ये इतने पार्ट को कन्वर्ट कर देता है COOH में, यानी दिस वन इज कन्वर्ट इनटू COOH, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम है एथेनॉल, एथेनॉल। एथ कहते हैं 2 कार्बन के लिए, एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड है, और ऑल कहते हैं OH के लिए। दिस वन इज 2 कार्बन एटम, तो दिस वन इज कॉल्ड एथ, एन, और COH के लिए लगाते हैं ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड करके कहते हैं। तो ये क्या करता है, CH2OH को कन्वर्ट कर देता है COOH में। अगर इसको हम समझें, जैसे मान लो यहाँ CH3 है, ये C है, यहाँ H लगा है, यहाँ H लगा है, और यहाँ OH है, ये कन्वर्जन कैसे हुआ उसको समझें। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो यहाँ पर और यहाँ पर जुड़ते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एक ही कार्बन पर 3 OH हो गए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक ऐसा नोन नहीं है कि जिसमें एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH लगे हों, क्योंकि एक से ज्यादा OH होने पर ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और इंटरैक्शन की वजह से इनमें से एक वाटर निकल जाता है। यहाँ पर वाटर निकल गया और बना CH3COOH, यानी ये बना CH3COOH। इसका मतलब इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये भी रिएक्शन बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हमारी जो लास्ट रिएक्शन है जो इस चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बची है एस्टेरिफिकेशन। तो लास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वन इज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, यानी CH3COOH, और इसका रिएक्शन करा देते हैं C2H5OH से, इथेनॉल से, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसी भी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। वैसे इस रिएक्शन में एसिड ना भी डालो तो भी चल जाता है, बिकॉज ऑलरेडी हम यहाँ पर एसिटिक एसिड का यूज कर रहे हैं, वो खुद अपने आप में एक कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर देता है। इस रिएक्शन में अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं और बेटा एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ का H और यहाँ का OH वाटर करके यहाँ पर निकल जाता है और बनता है CH3COO, और यहाँ बचा C2H5, दिस वन इज C2H5, यानी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम होता है इथाइल, दिस वन इज कॉल्ड इथाइल, और 2 कार्बन के लिए बोलते हैं एथ, इनके बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है तो बोलते हैं एन, और एस्टर के लिए लगाते हैं OH, तो नाम होता है इथाइल इथेनोएट। और जो इथाइल इथेनोएट है ये एक एस्टर है, और इसके अंदर फ्रूटी स्मेल होती है, यानी फ्रूट जैसी स्मेल आती है। इस वजह से इसको हम लोग फूड इंडस्ट्री में और एज वेल एज परफ्यूमरी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है, यानी जो एस्टर्स होते हैं वो फूड इंडस्ट्री और परफ्यूम इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। यहाँ जो ये कंपाउंड है, दिस वन इज इथेनोइक एसिड, या कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारा, और दिस वन इज इथेनॉल, है ना, मतलब अल्कोहल है। तो अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसी अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर फॉर्मेशन होता है, जो कि स्वीट स्मेलिंग और फ्रूटी स्मेल वाले कंपाउंड होते हैं, और इस रिएक्शन का नाम होता है एस्टेरिफिकेशन। एक्चुअल में ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है, इधर से इधर ये भी बनता रहता है, तो उल्टी रिएक्शन भी चलती है, यानी रिवर्सिबल टाइप होती है, और रिवर्सिबल वाली रिएक्शन को हम बोलेंगे डी एस्टेरिफिकेशन, यानी एस्टेरिफिकेशन का उल्टा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस, यानी एस्टर का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, वाटर से। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जितनी भी रिएक्शन मैंने आज के वीडियो में आपको बताई, आप बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। कहीं पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको डेफिनेटली वहां पर ऐसी रिएक्शंस मिल जाएंगी जो इन सब रिएक्शन से रिलेटेड होंगी। और 10th के बच्चे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में रिएक्शन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से तैयार कीजिए, जहां नीड हो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आसानी से सारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।